नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 यानी कार्यपत्रक संख्या 26 को। यह आपकी 29 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान सी वर्कशीट में हम नागरिक शास्त्र के पहले चैप्टर भारतीय संविधान को पढ़ना और समझना जारी रखेंगे। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे संविधान की, संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है, ये हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया था, कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी और भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना कि संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी देश अथवा संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी देश हो, कोई भी संस्था हो, उसको चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। उन्हीं नियम, कायदे, कानूनों को हम संविधान कहते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो, आपके स्कूल जाने का टाइम फिक्स है, स्कूल से आने का टाइम फिक्स है। अब स्कूल में आपकी जो क्लास है, क्लासरूम फिक्स है, क्लास में कब कौन से सब्जेक्ट का पीरियड लगेगा वो फिक्स है, कौन सा टीचर आपकी क्लास का इंचार्ज होगा, कौन सा टीचर किस एक्टिविटी को कंडक्ट करवाएगा, ये सब कुछ फिक्स है ना। तो ये क्या, ये आपके स्कूल का संविधान है। अगर ये सब कुछ ना हो तो सोचिए क्या होगा, होच पोच हो जाएगी, रायता फैल जाएगा पूरा पूरा। हो सकता है सारे टीचर फर्स्ट पीरियड लेने में इंटरेस्टेड हो, लास्ट पीरियड में कोई भी ना आए। हो सकता है स्कूल आने का टाइम फिक्स ना हो तो कुछ बच्चे जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले 11 बजे पहुंचे कि अब बस मुझे तो अभी टाइम मिला है। इवनिंग शिफ्ट के कुछ बच्चे हो सकता है 2 बजे पहुंचे और 3 बजे कहे कि आज तो मेरा पढ़ने का मूड नहीं है। गड़बड़ हो जाएगी ना सब कुछ। तो किसी भी संस्था या देश को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है, उसे हम संविधान कहते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्था में होता है या फिर देश के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, आपके घर में भी संविधान होता है। हर घर के अपने नियम, कायदे, कानून होते हैं। कुछ घरों में जैसे टीवी आप किस टाइम तक देख सकते हो, अलग नियम है। कुछ घरों में क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं जा सकते, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कब सोना है, कब उठना है, उसके नियम अलग अलग होते हैं। वो आपके घर का संविधान होता है। अब जो आपके घर का संविधान है, कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, तो संविधान है वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। स्कूल का संविधान लिखित है, हमारे देश का संविधान लिखित है, लेकिन आपके घर का संविधान क्या है, अलिखित है। ऐसी जो ब्रिटेन, इंग्लैंड का संविधान है वो अलिखित है। तो यहाँ हमने क्या समझा कि संविधान क्या होता है कि किसी भी देश अथवा संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। उन नियम, कायदे, कानूनों को हम संविधान कहते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है और संविधान अलिखित भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया क्या रही थी। तो 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। यानी 1885 में जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो उसके बाद भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको एक निश्चित दिशा मिल जाती है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उसी के नेतृत्व में आगे कहानी बढ़ती है। हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हैं। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो भी मजबूत होता गया उसके साथ साथ। तो 20वीं सदी आते तक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष किया गया था, उस दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था कि आज़ादी के बाद भारत किस तरह का होना चाहिए। यानी कि उसी वक्त हमने सोच लिया था कि अब जब हम आज़ादी प्राप्त करेंगे तो हमारे देश में क्या क्या होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, बल्कि किसने बनाए थे, अंग्रेजों ने बनाए थे। अब उनमें से कुछ नियम थे जो सही थे, कुछ नियम जो गलत थे। वह हम सीख रहे थे कि क्या चीज़ें जो हमें चाहिए आज़ादी के बाद, क्या चीज़ें हैं, कौन से नियम है जो हमें नहीं चाहिए। उपनिवेशिक राज्य के इस लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाना है। पहले से क्लियर हो चुका था कि हमारा देश कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा। जनता है वो अपनी सरकार को खुद चुनेगी, ये हमने सीख लिया था। यानी संविधान जब हमारा बना नहीं था, उससे पहले कई सारी चीज़ें संविधान की हमने तय कर ली थी कि ये चीज़ हम जब संविधान बनाएंगे, देश आज़ाद होगा तो ऐसा हम करेंगे। तो पहली चीज़ क्या डिसाइड कर ली थी कि हमारा देश लोकतांत्रिक होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक नागरिक को एक समान माना जाएगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। यानी ये भी हमने डिसाइड कर दिया था कि सब लोगों के पास समानता का अधिकार होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ना धर्म के आधार पे, ना जाति, रंग, रूप, भाषा, क्षेत्र, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होगा। साथ साथ ये भी डिसाइड कर लिया कि सबका एक बराबर हिस्सेदारी होगी। यानी सबको एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य मिलेगा, सबको एक वोट का अधिकार दिया जाएगा। राइट टू वोट सबको मिलने वाला है। ये भी हमने पहले से ही ठान ली थी, मान लिया था। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, उसके कामकाज के नियम क्या हो। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था। एक आदमी अगर ये चीज़ें करने की कोशिश करता तो हो सकता है उसमें मतभेद पैदा होते। इसलिए हमने क्या किया
कि लगभग 300 जो लोग थे उन्होंने इसमें योगदान दिया। वैसे इसके लिए क्या किया कि हमने एक संविधान सभा का गठन किया, उसमें 389 लोग थे। कितने थे? 389 लोग, ठीक, शुरुआत में जब चुना गया। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए तो उसमें 299 लोग रह गए, 299, यानी कि लगभग 300 लोग थे भारतीय संविधान सभा में। उन्होंने इसमें बड़ा योगदान दिया, यानी कि इन सभी व्यक्तियों ने, इन सभी शख्सियतों ने मिलकर के हमारा संविधान लिखा है, हमारा संविधान तैयार किया है। इसके लिए 1946 में संविधान सभा उसका गठन किया जाता है। संविधान सभा की पहली जो मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर को होती है। कब होती है? 9 दिसंबर को होती है, 9 दिसंबर 1946 को। उसमें सच्चिदानंद हीरानंद अगेय है, उनको अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना जाता है। फिर 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग होती है, उसमें स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बनते, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में आगे फिर एक लंबे समय तक संविधान निर्माण का कार्य चलता है और हमारा संविधान बनकर के जो तैयार होता है वो होता है 26 नवंबर 1949 को। लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है हमारे संविधान को बनने में। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान है वो बन करके तैयार हो जाता है। यानी कि लगभग 3 साल तक इस संविधान सभा की बैठक होती है और उसके बाद ये संविधान बन के तैयार होता है। इसमें कई सारी कह सकते कमेटी बनी हुई थी। उनमें से एक कमेटी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या होता है कि जिन्होंने कच्चे तौर पर एक बार संविधान तैयार किया था कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए। ओके, उस समिति के अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था हमारे संविधान के निर्माण में। ओके, चलिए थोड़ा और हम आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो उसके सामने चुनौतियां क्या क्या थी। तो संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेवारी थी, चुनौतियां थी। इतना आसान नहीं था कि चलो आओ बैठ करके लिख देते हैं, ऐसा नहीं था। बड़ी जिम्मेवारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, हम जाति के आधार पर बंटे हुए, धर्म के आधार पर बंटे हुए, भाषा के आधार पर बंटे हुए, संस्कृति के आधार पर बंटे हुए, भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन सबको एक साथ लेके चलना था ना, कि सब सहमत हो जाए। आपके घर में अगर घर में मोबाइल आना है, टीवी आना है, 5 सदस्य होते हो आप घर में, राय बनती है? नहीं बनती। कोई कहता है ये ले लो, कोई कहता है वो ले लो। वहां तो पूरे देश की बात थी ना, पूरे देश के लिए संविधान बनाना था, सब लोग सहमत हो जाए ऐसा संविधान बनाना था। तो कहाँ आसान टास्क था, लेकिन हमारी संविधान सभा ने मेहनत की और एक ऐसा ही संविधान बन करके तैयार भी हो गया। तो हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी न तो एक भाषा थी, न एक धर्म था, न ही एक जैसी संस्कृति थी, और उन सब के लिए हमें एक जैसा संविधान बनाना था। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल फुथल के दौर से भी गुजर रहा था। लाखों लोग मारे गए थे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है। कुछ लोग इधर से वहाँ गए, कुछ उधर से यहाँ आए। उस बंटवारे में लाखों लोग मारे गए थे। तो वो भी दिमाग में था कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तो उन सब चीज़ों को देख करके हमने संविधान था वो तैयार किया था। लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान भी दर्शाया गया था। आज देखिए, आपस में हमारे मनमुटाव हो जाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आरोप लगा देती है, होता है, लेकिन किसी ने उंगली संविधान के ऊपर नहीं उठाई है। हमारा संविधान सबको एक समान दर्जा देता है, बराबरी का दर्जा देता है और एक समान अधिकार देता है, और किसी का शोषण होता है तो उसकी रक्षा सुरक्षा भी करता है। इसलिए हमारा संविधान है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक माना जाता है। ओके, हमारे संविधान की काफ़ी सारी विशेषताएं, उनमें से एक विशेषता है वो है संघवाद। ठीक, अब ये संघवाद क्या होता है कि संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, एक प्रकार की सरकार होती है जिसमें शक्तियां वो विभिन्न सत्रों पर बांटी जाती है। यानी कि संघवाद क्या है? संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के 2 या 2 से ज़्यादा सत्र होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। अपने देश में क्या है, सबसे ऊपर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद क्या आती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद कौन सी है लोकल गवर्नमेंट। हो गए ना 2 से ज़्यादा लेवल। ये पहला लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, तीसरा लेवल हो गया, तो हम क्या हो गए? संघीय देश हो गए। तो संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के अलग अलग लेवल होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं। हमारे यहाँ पर 3 लेवल है सरकार के। पहला है राष्ट्रीय सत्र पर केंद्रीय सरकार होती है, ठीक, मोदी सर है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे केंद्रीय सरकार की। उसके बाद दूसरी हमारी राज्य सरकार, केजरीवाल सर है, हमारे सीएम है यहाँ पे दिल्ली में। ओके, उसके बाद तीसरी हो जाती है हमारी स्थानीय सरकार, जैसे जो एमसीडी है वो स्थानीय सरकार में आती है। तो ये हमारे 3 लेवल हो गए। तो ये हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत में शक्तियों का बंटवारा है सरकार के 3 सत्रों के ऊपर किया गया। हर सत्र की, हर लेवल की अपनी अपनी शक्तियाँ अलग अलग है। ठीक,
इसकी वजह यह है कि भारत जैसे, ऐसा क्यों किया गया, इसकी वजह यह है कि भारत जैसे विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके, इसलिए हमने किया। यानी पूरे देश का एक समान विकास हो पाए, इसके लिए हमने बड़े देश को कुछ राज्यों में बांट दिया और वहां की सरकारों को कुछ शक्तियां दे दी। ओके, तो देश के एक समान विकास के लिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए और सभी लोगों की, ज्यादातर लोगों की भागीदारी के लिए हमने ऐसा किया कि हमने सरकार के 3 सत्रों को चुना है। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई कि कौन कौन सा कार्य करेगा। 3 सूचियां दी गई। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची में जो विषय है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, इनकी उनके ऊपर कानून केंद्रीय सरकार बनाती है। दूसरी राज्य सूची, उसके ऊपर कानून राज्य सरकार बनाती है। तीसरी हो जाती है संवर्ती सूची, उसके ऊपर कानून राज्य और केंद्र सरकार दोनों बना सकती है। लेकिन अगर कोई झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए, तो केंद्र सरकार की चलेगी। तो ये सब कुछ हमने अच्छे से बंटवारा कर दिया है संविधान के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई, चलिए एक्टिविटीज को देखते हैं। एक्टिविटीज दी गई, पहली एक्टिविटी कि अपने घर के आसपास बैंक है, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, अस्पताल है, पुलिस थाना है, इनका नाम लिखो और पता करो कि ये किस सत्र की सरकार के लिए काम करते हैं। करना चाहो तो एक्टिविटी कर सकते हो, वरना समझ दोगे इतना काफी रहेगा। जो बैंक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। ओके, किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्कूल है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के हैं। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के ना, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसके अंडर में आते हैं। कुछ एमसीडी के अंडर में है तो वो एमसीडी वाले लोकल गवर्नमेंट के हो गए। क्लियर? उसके बाद तीसरा डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट के ही हैं मोस्टली। एम्स वगैरह को छोड़ दें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो जाएंगे। पुलिस थाना है, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, तो पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ये लिख दोगे ना, सी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये एक्टिविटी करनी हो तब आप ये करोगे। यहाँ देखिए, बैंक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। स्कूल है वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और लोकल स्थानीय सरकार दोनों के अंडर में आएंगे। डिस्पेंसरी और ये स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। एम्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। पुलिस थाना वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, केंद्रीय सरकार के अंडर में। ठीक, ये अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज समझ लिया उतना काफ़ी रहेगा। सेकंड एक्टिविटी दी गई है, इसमें क्या करना है, अपने निगम पार्षद, हर जो इलाका है उसका निगम पार्षद अलग है, तो ये आपके पेरेंट्स को पता है तो उनसे पूछ करके, या फिर बोर्ड लगा होगा आपकी कॉलोनी में तो वहाँ से आप इसको लिख सकते हो। विधायक का नाम, आपका विधायक कौन सा है ये भी आप पेरेंट्स से पता करोगे, क्योंकि दिल्ली में 17 विधायक चुने जाते हैं। तो जो विधायक उनका नाम और आपके सांसद का नाम है वो आपको पता करना है, और साथ साथ बताना है कि ये किस सत्र की सरकार के लिए चुने जाते हैं। तो इसमें से ये चीज़ तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पार्षद होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के लिए चुने जाते हैं, स्थानीय सरकार के लिए। विधायक वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए यानी राज्य सरकार के लिए चुने जाते हैं, और सांसद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के लिए चुने जाते हैं। ठीक, तो ये काम आपको करना है इतना, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन से इलाके में रहते हो तो उनके विधायक कौन से होंगे, सांसद कौन से होंगे, ये आपको अपने आप लिखना है। अब यहाँ पर इसी वर्कशीट पर आधारित दिए गए 4 आसान से प्रश्न, चलिए इनको हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो पहला, अनेकता में एकता बनाए रखने की चुनौती थी। हमारे देश में जैसे धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे काफ़ी ज़्यादा विविधता थी और विविधता है। ओके, तो इसमें इस अनेकता में एकता बना करके रखना संविधान सभा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। दूसरा था देश के एक समान विकास की चुनौती, कि किसी के भी इलाके के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समूह के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा संविधान बनाना था कि सबको एक समान अधिकार मिले, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। धार्मिक विविधता, ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देश का जो विभाजन हुआ था वो धार्मिक आधार पर हुआ था। तो इसी धार्मिक आधार के बेस पर कहीं आगे कोई समस्या ना आए, उसको सुनिश्चित करना था संविधान सभा को। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी। उसके बाद दूसरा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न है, संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद किसे कहते हैं? तो संघवाद एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार के 2 या 2 से अधिक सत्र होते हैं, उसको हम संघवाद कहते हैं। जैसे भारत में है, भारत एक संघीय देश है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर स्थानीय सरकार है। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखिए, तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया कि हमारे देश में कितने सत्र की शासन व्यवस्था है। तो हमारे देश में सरकार के 3 सत्र है, 3 लेवल है। पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा है स्थानीय सरकार। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, चौथा और अंतिम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वर्कशीट का। हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है? हमने संघवाद को क्यों अपनाया? एक ही टाइप की गवर्नमेंट रख लेते ना, ऐसा क्यों किया हमने? तो हमारे देश की विविधता, एक समान विकास और जन भागीदारी के लिए हमारे देश में संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण, यानी कि देश की विविधता को देखते हुए
विविधता बहुत अधिक है, एक समान विकास भी इतने बड़े देश का करना है, जन भागीदारी को भी बढ़ाना है क्योंकि लोकतंत्र है, तो इसके लिए संघवाद वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान इंपॉर्टेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।